हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 42 है। 41 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूकेपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो या फिर आरएस हो, तो आप इस सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी मेरी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और डेली मैं बताता हूँ आप लोगों को कि टेस्ट नंबर 1 से कहाँ मिलेगा। तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 की। वहाँ पे जो है कि आपको टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 42 तक मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करें और 42 तक देखें, क्योंकि ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है गंध बग द्वारा, हरी पत्ती के फुदके द्वारा, तना छेदक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, धान का टुगरो विषाणु ये प्रसारित होता है, तो ये प्रसारित होता है आपका हरी पत्ती के फुदके द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? फ्रांसिस्को डुप्ले, अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? किसको कहा गया? तो ये कहा गया रॉबर्ट क्लाइव को। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ये जो है कि 1751 से 1760 तक, ठीक है, और 1765 से 1767 तक इसका टाइम ड्यूरेशन रहा। और ये प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया, ठीक है। देखिए, इसने बंगाल में 1765 से लेकर के 72 के बीच क्या किया कि द्वैत शासन लागू किया। लेकिन द्वैत शासन को समाप्त करने वाला कौन था? तो वो था वारेन हेस्टिंग। इसने जो है कि 1772 में जो है कि समाप्त कर दिया। देखिए, द्वैत शासन स्टार्ट किसने किया? तो बंगाल में द्वैत शासन जो है कि लागू किया रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। देखिए, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक ये किसने कहा था इसको? तो ये कहा था विलियम पिट के द्वारा। ये कहा गया था कि ये जो है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है, ठीक है। 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? डचों तथा बाजीराव द्वितीय, फ्रांसीसियों तथा बाजीराव प्रथम, अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय, अंग्रेजों तथा बाजीराव प्रथम। 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के बीच। देखिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य जो है कि 31 दिसंबर 1802 को जो है कि ये बसीन की संधि हुआ था, ठीक है। देखिए, इस संधि के तहत जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, इनके द्वारा जो है कि ब्रिटिश रेजिडेंट रखना और 26 लाख रुपए जो है कि अंग्रेजों को देना, ये स्वीकार किया गया था इस संधि के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे? पुरंदर सिंह, दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, प्याली बरुआ। असम के जो 1857 की क्रांति थी, वो असम में जो है कि नेता कौन थे? तो ये थे कौन? दीवान मनीराम दत्त। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, असम में 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था, वहाँ के दीवान मनीराम दत्त थे। और वहाँ के जो अंतिम राजा के पोते थे कंदपेश्वर सिंह, इनको जो है कि राजा घोषित कर दिया। लेकिन ये विद्रोह जो है कि वहाँ पे सफल नहीं रहा और लास्टली जो है कि दीवान मनीराम दत्त जी को फांसी दे दी गई। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? जापान, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, भारतीय संविधान का जो है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका जापान के संविधान के
देखिए इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में, तो संसदीय शासन पद्धति, द्विसदनीय व्यवस्था और एकल नागरिकता लिया गया है। कनाडा की बात करें हम तो संघीय शासन प्रणाली, राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, ये भी जो है कि कनाडा से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची ली गई है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है कि ये भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो इसके बीच की दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन। देखिए प्रकाश का जो तंतु होता है वो जिस सिद्धांत पे काम करता है उसको क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण ना संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है, तो आपतन कोण का मान जो है कि क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, ठीक है। तब क्या होता है कि विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें का अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, संपूर्ण प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होकर के संघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका का कारण क्या है, तो इसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वो हों समान प्रतिरोधकता पर, समान आवेग पर, समान विभव पर, समान धारिता पर। देखिए आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वो क्या है, समान विभव पर है। तो ये सी ऑप्शन आपका सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 43 क, अनुच्छेद 41। पूछा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है वो कौन सा है। तो देखिए आपका जो है कि ये अनुच्छेद 51 है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन तथा भारत की जो विदेश नीति से संबंधित है ना प्रावधान किया गया है वो आपका अनुच्छेद 51 में किया गया है। अनुच्छेद 51 के क में क्या है, मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। अनुच्छेद 48 का क ये जो कि पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा से के बारे में ये है। और अनुच्छेद 43 का क जो है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना है। और अनुच्छेद 41 में क्या है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। देखिए कुछ दशाओं में है, ठीक है। संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। देखिए जो संविधान है हमारा वो किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। और ये जो फंडामेंटल राइट है ये अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत है, ठीक है। और इसमें जो है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार की स्वीकृति करता है बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा जो भाग है वो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। तो देखिए ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो है कि आपका संविधान के भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है कि इसका वर्णन किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, ठीक है। देखिए जो संविधान निर्माता थे ना
वो उनका यही उद्देश्य था कि भारत में क्या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समावेश किया गया संविधान में। देखिए अगर बात करें मौलिक अधिकार की तो ये आपका भाग 3 में है और 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य आपका अनुच्छेद 51 के क में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को। पूछा जा रहा है कि संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? तो यह शक्ति दी गई है आपका सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 13 है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वह मूल अधिकारों को उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 13। और यह शक्ति जो है कि केवल किसको किसको प्राप्त है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को। देखिए उच्चतम न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत और जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान की गई है। देखिए इसी शक्ति के तहत क्या होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि जो भी विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम है उसे जो है कि असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अगर संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकार है उसमें दिए गए किसी भी उपबंध को असंगित में, मतलब उसके असंगित में है, तो ये क्या कर सकता है, उसको जो है कि ये मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको 226 और अनुच्छेद 32 के तहत जो है कि ये प्रदान किया गया और उसको जो है कि अधिनियम को क्या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है विषाणु, जीवाणु, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है कौन सा? तो ये है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका जो है ये संरचनात्मक रूप से जो है कि पूर्णतः विकसित होती है, जिसमें जो है कि पूर्ण विकसित केंद्रक कला तथा झिल्ली युक्त कोशिकाएं होती है। और ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये जो है कि इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है कि जंतु कोशिका और दूसरा पादप कोशिका। ब्रिक अस्मरी पथरी किस रासायनिक पदार्थ से निर्मित है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम एसीटेट। जो ब्रिक अस्मरी है, पथरी है, वो किस रासायनिक पदार्थ से निर्मित है? तो वो निर्मित है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट से। सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सी कला विकसित भ्रूण की शुष्कन में रक्षा करती है? कोरियान, पीतल कोष, गर्भाशय भित्ति, एमनियान। पूछा जा रहा है कि कौन सी कला विकसित भ्रूण की शुष्कन में रक्षा करती है? तो ये करती है ये एमनियान। देखिए एमनियान झिल्ली का आवरण ये बनाती है। इसके भीतर क्या होता है कि एमनियाटिक तरल भरा होता है, एमनियाटिक तरल। और इस तरल से क्या होता है कि जो भ्रूण होता है उसको जो है कि नमी मिलती है। ठीक है, नमी मिलती रहती है और बाहरी दबाव हो या फिर धक्का हो, इन सब से जो है कि सुरक्षा भी मिलती है इसके वजह से। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहिनी, लोथल, SR राव, सुरकोटदा, JP जोशी, धौलावीरा, BK थापर। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा की खोज जो है कि दयाराम साहिनी के द्वारा किया गया 1921 में। और ये इसके उत्खनन करता थे दयाराम साहिनी जी। और हड़प्पा कहाँ पे है? तो ये है आपका पाकिस्तान में। ये सही है। लोथल की हम बात करें तो लोथल कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में। और इसकी जो है कि खुदाई जो है कि रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था 1957 में। सुरकोटदा की हम बात करें तो सुरकोटदा जो है कि कहाँ पे है? ये जो है कि गुजरात में है। और सुरकोटदा की खोज किसने किया था, मतलब इसका उत्खनन? तो ये जो है कि जोशी जी ने किया था, JP जोशी जी ने। कब किया था? तो 1964 में किया था। और धौलावीरा की उत्खनन जो है कि किसने किया था? तो ये BK थापर नहीं, इसका भी जगपत जोशी के द्वारा किया गया था। और ये जो है कि जगपत जोशी थे और RS बिश्र थे, इनके द्वारा जो है कि 1967 में किया गया था। तो गलत कौन सा है? तो ये आपका D जो है कि गलत है।
किसके शासनकाल में हिजड़ों व महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह, आलमगीर, अहमद शाह। किसके शासनकाल में जो कि हिजड़े और महिलाओं की एक वर्ग का प्रभुत्व था? किसके शासनकाल में? तो ये था मोहम्मद शाह के शासनकाल में। देखिए इसका टाइम ड्यूरेशन था 1719 से लेकर के 48 तक। देखिए ये मोहम्मद शाह ये अपने शासनकाल के प्रति बहुत ही उदासीन था, ठीक है। मदिरा और सुंदर युवतियों के प्रति जो है कि अत्यधिक इसका रुझान था, ठीक है। मदिरा और सुंदर युवतियों के प्रति इसका बहुत अधिक रुझान था। इस कारण जो है कि इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है रंगीला बादशाह। क्वेश्चन आता है कि रंगीला बादशाह किसको बोला जाता है? तो मोहम्मद शाह को। क्यों? क्योंकि इसको जो है कि सुंदर युवतियों और जो शराब थे, मदिरा थे, इनके प्रति काफ़ी रुझान था। देखिए जो मोहम्मद शाह था ना, इसकी पत्नी और इसकी एक प्रेमिका और एक हिजड़ा था इसके दरबार में। ये सब और कुछ प्रमुख अमीर के षड्यंत्र के कारण जो है कि ये फंस गया था, ठीक है। इसलिए जो है कि इसके शासनकाल में जो है कि हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह के द्वारा करवाया गया था? गौर की 12 सोना मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली की किला ए कुहना मस्जिद। पूछा जा रहा है कि किस स्मारक का निर्माण जो कि शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था दिल्ली के किला ए कुहाना मस्जिद का। देखिए शेर शाह ने हुमायूं के द्वारा बनवाया गया दीन पनाह उसको जो है कि ध्वस्त करवा दिया। उसको करवाने के बाद उसी के जगह पर एक पुराने किले का निर्माण करवाया और इस किले के अंदर 1545 ईस्वी में क्या किला ए कुहना मस्जिद, ठीक है, किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई? तो ये बिछाई गई किसके शासनकाल में? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई। देखिए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई और पहली बार रेल भी चलाई गई इसी के शासनकाल में। मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर पहली बार रेल चली थी। कब? तो ये 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, ठीक है। देखिए डलहौजी के टाइम ही डाक विभाग की भी स्थापना की गई। तो अगर ये भी क्वेश्चन आएगा कि अगर डाक विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई, चाहे प्रथम रेल चलाई गई इसी के कार्यकाल में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि किसान एवं जवाहर प्रभात किसकी प्रमुख किस्में हैं? मक्का की, जवाहर की, बाजरा की, सरसों की। किसान और जवाहर प्रभात ये किसकी प्रमुख किस्में हैं? तो ये जो है कि आपका मक्का की प्रमुख किस्में हैं। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है किस रंग को ऑटिज्म विकार का प्रतीक माना जाता है? नीला, पीला, हरा, लाल। तो ये जो है कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 और श्री GS पॉइंट। टेलीग्राम का एक मेरा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। दोस्तों इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।